अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबकी खैरियत की दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी अता फरमाए और अगर उनमें से कोई एक या दोनों हयात ना हो तो उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और कब्र में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। आमीन। वाह यार, बेहतरीन। इस ड्रामे के बारे में मैंने जो आपसे अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में कहा था कि आज इस ड्रामे की ऐसी हैप्पी एंडिंग देख के मेरा दिल बाग बाग हो गया। मतलब क्या खूबसूरत अंदाज में इस ड्रामे को इख्तिताम पजीर किया गया है। उसका पूरा क्रेडिट उसके अंदाज़े बयां को जाता है। मतलब आप इन कैरेक्टर्स में हर इंसान को अपने किरदार के साथ इंसाफ करते देखेंगे। जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे माशरे का एक ऐसा अलमिया है जिसके बारे में ये ड्रामा हमें हमारी ज़िंदगी जीने के तरीके समझा गया है। ख़ास तौर पे एक ऐसे माशरे में जहाँ अपने सगे रिश्ते ही हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान होते हैं। हमें वहाँ ऐसे और कई ड्रामों की ज़रूरत है। इस ड्रामे ने हमें कई सबक दिए हैं जो मैं आपको यहाँ बारी बारी बताऊँगी। सबक नंबर 1। सबसे पहला सबक जो ये ड्रामा हमें सिखाता है वो ये है कि आजकल का माशरा ऐसा है कि माँ बाप अपने बच्चों के मामले में अपने सगे रिश्तों पे भी भरोसा नहीं कर सकते। भले बच्चे अलग कमरे में हो मगर माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपनी औलाद, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के मामले में हर वक्त बाखबर रहे। इसी में औलाद और उनकी भलाई है। दूसरा सबक जो ड्रामे में हमें दिया गया है कि लैला को कैस पसंद है। इट्स ओके, देयर इज़ लव। और अब वो शादी करना चाहते हैं जो कि शायद हर प्यार करने वाले चाहते हैं, मगर लैला क्योंकि मोहब्बत में थी और मोहब्बत अंधी होती है तभी उसको अपने और कैस के बैकग्राउंड में फ़र्क समझ नहीं आ रहा था। बट इसका मतलब ये नहीं कि लैला के पेरेंट्स ने किसी भी तरह कैस या उनकी फैमिली को डिग्रेड किया या उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया। रिमेंबर, हर स्टेज पर रिस्पेक्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आपकी अपनी तरबियत ही शो करती है। तीसरा सबक वो ये था कि जब आप अपनी पूरी फ़ौज के साथ लड़की को पसंद करने जाते हैं तो उसमें ये खूबियाँ देखते हैं कि लड़की गोरी हो, खूबसूरत हो, कैसे बात करती है, कैसे चलती है, कैसे खाती है। और जब वो प्यारी हसीन लड़की आपके ख़ानदान का हिस्सा बन जाती है तो आप सेकंड डे ही उससे ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि वो आपके लिए 50-50 लोगों की देगे चढ़ाएगी, 40-40 रोटियां पकाएगी, फिर वो खूब बन सवर के तैयार भी रहे और हर वक्त मुस्कुराती भी रहे। मगर हम ये भूल जाते हैं कि वो लड़की चेंज ऑफ हाउस, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से कितनी डिस्टर्ब होती है और वो खूबसूरत और हसीन लड़की ऑलरेडी सबकी बातें, सबकी नज़रें, सबके एक्सपेक्टेशंस पे सफ़र कर रही होती है। तो हमें लाजमन उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। चौथा सबक इस ड्रामे में अंत कर दिया इस मुद्दे को उठाकर कि कैसे ये नंद समाज अपनी भाभीयों की ज़िंदगी अजीरन कर देती है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सारी नंदें एक जैसी होती हैं, भाई कुछ होती होंगी अच्छी भी, मगर ये रेशो 0.9% ही होता है। शायद बाकी तो सारी शायद इसी तरीके से होती हैं कि मुंह फट होंगी और भाभीयों को देख के मुंह बनाएंगी। मतलब भाभीयों का हंसना बोलना तक इनसे बर्दाश्त नहीं होता और ख़ुद कुछ कहें नहीं कहें मगर अम्मी जी, अब्बा जी, ये क्या हो रहा है आपके घर में कह के पूरा माहौल वार देती हैं। और लेकिन मेरी हमदर्दी यहाँ नंदों के मामले में बिल्कुल उनके ही साथ है क्योंकि उनको जो ससुराल मिलता है वो लोग हमेशा से ही चालाक होते हैं और उनकी भाभीयों को जो ससुराल मिला है वो तो तहज्जुद गुजारों का घर है भाई, और बिल्कुल गौवा लोग हैं। तभी उन्हें अम्मी जी, अब्बा जी, ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में कह के कानों पे हाथ लगाने पड़ते हैं। पांचवा सबक जो ये ड्रामा देख के हमें सिखाता है कि वो ये है कि शादी के बाद तुम कितनी भी अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, तुम कितनी भी एफर्ट्स कर लो, अपने आप को मार लो अपने ससुराल वालों के लिए, मगर अगर तुम्हारे हस्बैंड ने माँ बाप की नेचर के ख़िलाफ़ कोई बात की तो उसका सारा मलबा तुम्हारे ऊपर डाला जाएगा। छठा सबक जो इससे हमें मिलता है कि भाई पता है तुम अपनी फैमिली, अपने माँ बाप से अलग हुए हो, मगर इसमें इतनी मनहूस शक्ल बनाने की क्या ज़रूरत है। मतलब लड़की अपना घर, माँ बाप, अपनी मर्ज़ी, अपनी आज़ादी की लाइफ छोड़ के तुम्हारे घर आई है, फिर वो इतना कुछ सफ़र करके तुम्हारे साथ अलग घर में आ गई है, उसका तो ऐसा मुँह नहीं बना। मगर
तुम्हें अपनी भाभी के हाथों के पराठे याद आ रहे हैं, जो कि अपनी ही बहन के चक्करों में तुम्हारे ठुसाती रहती थी। मैच्योर यार, बी मैच्योर। 7वां सबक जो यहाँ हमें मिलता है कि वो ये है कि एक बेटे ने दिखाई लालच और सुना दी तुम्हें बातें, लेकिन उसके बरअक्स दूसरे बेटे की बच्ची के साथ इतना गलत हो गया, वो तुमसे कुछ मांग भी नहीं रहा, फिर भी एक बाप का बिहेवियर दोनों बेटों के साथ सेम है। वाई? यहाँ आप जिसके साथ गलत कर रहे हैं वो आपकी अपनी ही औलाद है और उसका दुख आपको नज़र नहीं आ रहा। ऊपर से आप अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या करेगा, तो उसे उठा के पूरा कारोबार थमा दिया। बाकी दो का क्या ख्याल तक नहीं आया? ये कैसी बराबरी है? वैसे तो आप बजी बड़े इंसाफ पसंद थे, अब क्या हुआ? 8वां सबक जो इस ड्रामे में हमें कहीं बीच में जाके इंसाफ या साफ नज़र आता है कि वाई एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। यहाँ कैस और लैला के पेरेंट्स की मेंटल एजुकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाया गया है और इस स्टेज पे लैला के पेरेंट्स ने जिस तहजीब का सबूत दिया है और जो भिगो भिगो के मारा है, वो कामनेस मुझे भी सीखनी पड़ेगी लैला की अम्मी से। 9वां लेसन जो हमें यहाँ मिलता है कि हमारे पेरेंट्स को वक्त के साथ बदलना सीखना चाहिए ना। अब आप मुझे खुद बताएं, हमारे ज़माने में तो हम ऐसे करते थे वैसे करते थे, कह कह के बच्चों का उनकी राइट से रोकना कहाँ का इंसाफ है? मतलब आपके ज़माने में स्मार्टफोन्स नहीं थे, चला रहे हैं ना। आपके ज़माने में ओबर एंड ड्राइव नहीं थी, मंगा के घूम रहे हैं ना। तो ये हमारे ज़माने का रोना रोना बंद कर दें प्लीज़। मतलब आपको जो चीज़ें फ़ायदा दें वो ठीक है, और जो चीज़ें आपके बच्चों की ज़िंदगी आसान करें वो गलत। अब ये सारा फैलावा ही ना होता अगर कैस को अपनी बेगम के लिए ऑटोमेटिक मशीन लेने दे देते, आराम से बहू कपड़े धो देती बहन। पर नहीं, ड्रामा आगे भी तो बढ़ाना था। सबक नंबर 10। अब ये कौन लोग हैं जो छोटी बच्चियों की शादी की बात कर रहे हैं? जब हम 25 के हो गए थे ना, तब भी कोई खाले या कोई आंटी हमारी शादी का जिक्र करती थी तो हमारी अम्मी कहती थी नहीं नहीं अभी बच्ची की उम्र ही क्या है, और यहाँ इतनी छोटी बच्चों की शादी की बातें चल रही हैं। ये कौन लोग हैं भाई? सबक नंबर 11। एक बात तो माननी पड़ेगी, कैस और लैला के बीच अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट दोनों टॉप नॉच पे दिखाए गए हैं। मतलब मेरे ख्याल में एक लव मैरिज कपल को इसी तरह आपस में एक दूसरे की फीलिंग्स और नेचर का ख्याल ध्यान रखना चाहिए और इसी तरीके से साथ चलना चाहिए, तो ज़िंदगी गुलजार गुजरती है। सबक नंबर 12। वो मशवरा है ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और अपना मारेगा तो छाँव में ही डालेगा इस ड्रामे पे बिल्कुल फिट बैठते हैं। क्योंकि निगाह जिसने इतनी बदतमीज़ी करी उसको अलग हो के ऐसी नानी याद आई कि अपने ही शौहर ने पैरों से ज़मीन खींच ली। मैं का लड़कियों का मान होता है, मगर रिश्तों में जब पैसों की लेन देन आ जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। सबक नंबर 13। अब यहाँ देखिए कैसे बिल्कुल फप्पे कुटने वाली हरकतें हैं कैस की आपा जान ने। यहाँ ये चीज़ कितनी साफ दिखाई गई है कि जब सास ससुर अल्लाह अल्लाह करके बहू से राज़ी हो ही जाते हैं तो सबसे पहले ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में नंद समाज होता है ना, इसी को ये बात हज़म नहीं होती। आपने देखा नहीं कैसे अब्बा जान की बात पे आपा जान ने तंजिया मुँह बनाया, और भाई भाभी जो खुशी खुशी अपने घर में ऑल इज़ वेल का तमगा लेके हाथ में हाथ डाल के अंदर आते हैं, उनकी खुशी को ज़रा बर्दाश्त नहीं किया गया। इस जानिब समाज ने आते साथ ही रख के थप्पड़ मार दिया, और अब कैस यहाँ खड़ा सोच रहा है कि मैंने आखिर किया क्या, मगर लैला इस स्टेज पे हैरान और परेशान दोनों दिखाई गई है। सबक नंबर 14 हमें ये बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गलती हमेशा लड़की की ही होती है, भले लड़की के साथ पैदा होते साथ ही गलत होना शुरू हो गया हो। यहाँ ये बात भी गौर के काबिल है कि जब अपने घर वाले या माँ बाप ही इस बात को कोई नहीं समझेंगे कि हमारी लड़की के साथ गलत हुआ है और इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है, तो समाज भी उस लड़की को बोझ जैसा ही फील करेगा। इस स्टेज पे आके हमें हमारे पेरेंट्स को थोड़ा एजुकेट करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे जो पैदा होते ही सर्वाइव कर रहे होते हैं ना, वो अपने आप को थोड़ा संभाल सके। सबक नंबर 15 यहाँ ये बात काबिल गौर है कि वो लड़की जो समझती है कि अभी तुम हमारी उम्र ही क्या है या हमारे कैरियर या फिगर को बच्चे ख़राब कर देगा, तो बहन लैला से ज़्यादा ना तुम हसीन हो ना तुम्हारा कैरियर इतना शानदार है, मगर फिर भी
उसने अपनी प्रेगनेंसी को निहायत ही पॉजिटिव वे में लिया और अपने डिसीजंस खुद लेते हुए इस प्रेगनेंसी को भी खुले दिल से एक्सेप्ट किया। सबक नंबर 16, वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सेम वही चीज़ यहाँ निगत के साथ हुई। और देखो कितना अपनी अना में रहने वाली और आसमानों पे उड़ने वाली औरत को भी वक्त और हालात ने एक झटके में ज़मीन पे ला दिया। तो बात सारी यहाँ ये है कि यहाँ जैसे सास ससुर ने निगत को एक झटके में गले लगाया, उसे दिलासा दिया और ख़ास कर उसकी दिलजोई करके मसले का हल निकाला, वो चीज़ निहायत ही काबिल तारीफ़ है। सबक नंबर 17, अब देखो भाई, प्रेगनेंसी एक औरत का पूरा दिमागी और जिस्मानी निज़ाम की तब्दीली का अमल है। इस अमल के दौरान जो उसकी जहनी कैफियत समझता है सिर्फ वही उसका अपना है, और जिन लोगों ने उस वक्त उसके साथ गलत सलूक किया होता है वो औरत ये चीज़ सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकती, चाहे भी तो नहीं बुला सकती। लेकिन यहाँ हस्बैंड्स का किरदार नहायत ही अहम होता है। वो उसकी मूड, उसकी तकलीफ़, उसके डिस्कम्फर्ट को समझे और उसे खुश रखे। औरत के लिए बस इतना ही काफ़ी होता है। सबक नंबर 18, अंत भला तो सब भला। आखिर में इस ड्रामे में रिश्तों की कड़ियों को जिस खूबसूरत अंदाज में जोड़ा गया है वो चीज़ तारीफ़ के काबिल है। और इस ड्रामे के एंड को देखते हुए हमें ये एहसास होता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे अहम होता है। माँ बाप, बहन भाई सब अपने अपने होते हैं। हर रिश्ता अपनी अहमियत रखता है, हर रिश्ता अपनी ज़रूरत होता है, मगर मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे अहम होता है। माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी औलाद को परवान चढ़ाने में निकाल देते हैं और आखिर में उनके हिस्से में क्या आता है? तकसीम। मगर अगर माँ बाप का फ़ैसला और तरबियत मज़बूत हो तो ये तकसीम जमा में मुंतकिल हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन तय्यबन मुबारकन फ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।